हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीटेट में जो एनवायरमेंटल स्टडीज में क्लास 3 से 5 तक की ईवीएस के जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास में है। पहली क्लास में हमने क्लास 3 और 4 की ईवीएस के जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम क्लास 5 की जो ईवीएस के फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चींटियां हमारे चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब चींटियां जब चलती हैं जमीन पे तो वो ऐसा कुछ ऐसी स्मेल कुछ छोड़ देती है जिसे पीछे आने वाली जो चींटियां होती हैं वो उसे सूंघ कर आगे बढ़ती हैं। दूसरा है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मतलब जो मच्छर होते हैं वो हमें कैसे ढूंढ लेते हैं, हमारे तलवों की गर्मी से, हमारे पैरों के तलवों की गर्मी से और हमारे शरीर की गर्मी से या गंध से, हमारी शरीर की स्मेल से वो हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान जाता लेता है कि उसके इलाके में में बाहर का कोई कुत्ता आया था। मतलब जो कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे की पॉटी से ये जान लेते हैं कि उनके एरिया में कोई और कुत्ता आया था। खाने की गंध से हमें उसके खराब होने का पता चलता है। किसी चीज के जलने का पता हमें गंध से ही चलता है। मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया जिस अलग अलग स्मेल जो है उनसे उनको कैसे हम पहचानते हैं, बच्चों को ये बताया जा रहा है। अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना हमें परेशान नहीं करती। मतलब जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को रख लेंगे कि ये बहुत गंदी चीज है तो वो आपको और परेशान करेगी। लेकिन अगर आप मन बना लेंगे कि नहीं ये गंदा नहीं है तो वो चीजें आपको उतना परेशान नहीं करेंगी। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं उनकी ज्यादातर आंखें जो होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज पर होती है। मतलब कि साइड में होती है सिर के, तो वो एक समय में अलग अलग चीजें देख सकते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल सामने देखेंगे तो सिर्फ एक चीज को देख पाएंगे। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। मतलब जो पंछी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो नहीं घूमती, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर अगल बगल देखते हैं। पंछी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। मतलब जब पंछियों को किसी चीज की दूरी के बारे में पता करना होता है तो वो अपनी दोनों आंखें जो है उसी एक चीज पर केंद्रित करेंगे तो उन्हें दूरी का एहसास हो जाता है कि चीज जो है वो कितनी उनसे दूर है। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। मतलब अगर जो अलग अलग चीजों को देखेंगे तो वो मतलब जाहिर सी बात है बड़े दायरे में देख रहे हैं, ज्यादा चीजें देख रहे हैं, लेकिन उन्हें उस समय दूरी का एहसास नहीं हो पाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। मतलब चील, बाज और जो गिद्ध हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही पंछियों को 8 किलोमीटर की दूरी से दिखाई, मतलब वो चील, बाज और गिद्ध जो है वो हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। हमें जितने रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। मतलब जितने रंग हम देख पाते हैं उतने रंग जानवर नहीं देख पाते। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। मतलब जो दिन में जानवर जागते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, मतलब कुछ रंग को की पहचान वो कर सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। मतलब ये सिर्फ जो रात में जानवर जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीजों को देख सकते हैं। पंछियों के कान हमें दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। उनके
जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। मतलब जो पंछी होते हैं उनके कान जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होल होते हैं और वो उनकी पंखों से ढके होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, मतलब जो सांप होता है, स्नेक के बाहरी कान नहीं होते। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। मतलब जो सांप होते हैं वो हमारी कंपन का एहसास कर लेते हैं, उनके बाहर कान नहीं होते हैं। तो वो कंपन से ही ये एहसास कर पाते हैं कि कोई आ रहा है कि कोई नहीं आया, उनके आसपास कोई है, ये वो जमीन की कंपन से पता कर लेते हैं। जब हम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलते हैं तो हमें अपनी ही आवाज सुनाई देती है। मतलब जब हम अपने कानों पे हाथ रख लेंगे तब क्या होगा, तब हमें सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है। लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जो लंगूर है, जब उसके पास कोई मुसीबत होती है या कोई भयानक जानवर होता है, जब उसकी जान खतरे में होती है, तो वो एक खास तरह की आवाज निकालता है जिससे उसके साथियों को पता चलता है, तो वो उसे मदद प्रोवाइड करते हैं। कुछ पंछी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। मतलब कुछ पंछी होते हैं जो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मनों के लिए दूसरी तरह की आवाज। मतलब पंछी भी सोचिए कितने चालाक होते हैं कि जो उड़कर आ रहा है तो उन्होंने अपनी कोडिंग कर लिखी है आवाज की कि इस तरह से हम बोलेंगे, और अगर जमीन पर से चल के कोई दुश्मन आएगा तो उसके लिए इस तरह से हम बोलेंगे। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। मतलब कुछ जानवर होते हैं जिन्हें जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, भूकंप तूफान इस तरह के, तो वो उनके बारे में उनको पहले से ही कुछ पता चल जाता है, तो वो कुछ अजीब हरकतें करते हैं। अगर इनके बारे में आपको पता चल जाए तो आप इन मुसीबतों से बच सकते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इन व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, वो जब लोग इन सब चीजों से उनके व्यवहार को समझते हैं, तो जब वो कुछ अलग या अजीब एक्टिविटी करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ खतरा पास में है। जैसे मछलियां होती हैं, खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मतलब जो मछलियां होती हैं, अगर मान लीजिए समुद्र में या नदी में कुछ तूफान आने वाला है, तो वो एक दूसरे को जो चेतावनी देती हैं वो बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। जैसे दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। मतलब जब 2004 में सुनामी आई थी तो अंडमान की कुछ एक खास आदिवासी जनजाति थी, उसने उन जो जानवर है उनके अजीब व्यवहार को समझा, तो उन्होंने वो उस एरिया को खाली कर दिया, तो जिससे उनकी जान बच गई। डॉल्फिन की भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं, और एक दूसरे से वो बात करती है। ये लाइन जो है वो डबल हो गई है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं कि जिनकी अपनी पूरी लैंग्वेज है। अब इसमें नींद के बारे में बताया गया है कि कौन कितनी नींद लेता है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे छिपकलियां पूरी सर्दी एक लंबी गहरी नींद में चली जाती। मतलब जो छिपकली होती हैं वो पूरी सर्दी में हमें आप दिखाई नहीं देंगी, वो क्योंकि वो पूरे मौसम में सिर्फ सोती हैं। मतलब कुछ जानवर होते हैं बहुत ज्यादा सोते हैं और कुछ होते हैं कि बहुत कम सोते हैं। जैसे एक स्लॉथ है, ये भी एक जानवर है। अब इसके बारे में बताया गया है। स्लॉथ क्या है? ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। इसकी एक जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन करते वक्त ऐसा होगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए ये भालू की जैसे दिखते हैं, स्लॉथ भालू की तरह दिखते हैं, 17 घंटे
पेड़ों से लटक कर सोते हैं और फिर उसी में एक और कुछ दे देगा। तो आरो आप जब तक आपको पूरे फैक्ट याद नहीं रहेंगे तब आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये क्लास होने के बाद हम जो 15 अलग अलग डेज की जो पिछले साल का पेपर है हम उसको भी सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये जितने भी मैं फैक्ट आप लोग को बता रही हूँ आप लोग को सारे ही याद रखने हैं। तो स्लॉथ क्या है? ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। मतलब ये जो भालू की तरह दिखाई देता है और ये पेड़ से उल्टा लटक कर दिन में पूरे 17 घंटे करीब सोता है और जिस पेड़ पे ये रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना जीवन यापन करता है। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब जब उसको भोजन के लिए कुछ नहीं मिलता, उस पेड़ पे कोई पत्तियां नहीं रह जाती, तभी वो जाके दूसरे पत्ते पर जाता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। मतलब सोचिए इतना लंबा जीता है 40 साल, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ों तक ही ये जाता है। मतलब आसपास के, हमको तो लग रहा है कि मुश्किल से 1 किलोमीटर भी ये पूरे जीवन में नहीं जाता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब ये जब उसको पॉटी आती है तभी ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन वो एक बार जो है वो पेड़ से नीचे उतरता है। अब इसमें नींद के बारे में बताया गया है। मतलब इसमें बताया गया है गाय कितनी नींद लेती है या जो अलग अलग जानवर होते हैं वो कितनी नींद लेते हैं। गाय दिन भर में लगभग 2 घंटे की नींद लेती है। मतलब गाय सिर्फ 2 घंटे सोती है। अजगर दिन में लगभग 18 घंटे की नींद लेता है। जिराफ दिन में लगभग 2 घंटे सोता है। मतलब जिराफ और गाय जो है वो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। बिल्ली जो है दिन में लगभग 6 घंटे सोती है। उसके बाद है बाघ। अब बाघ के बारे में बताया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब जो बाघ है वो रात में भी, मतलब अंधेरे में भी हम जितना देखते हैं उससे 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। मतलब जो बाघ की मूछें होती हैं निकली हुई, वो जो हवा में भी जो कंपन हो रही उसको भी समझ लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। मतलब उसकी जो हवा में जो कंपन होती है उससे एहसास कर लेती हैं और जिस शिकार कितनी दूर है इसका उन्हें आभास हो जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। मतलब कि जहाँ जो इनका एरिया होता है वो वहाँ पे टॉयलेट करके अपना एरिया डिसाइड करते हैं और ये जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। मतलब एक बाघ जो है वो दूसरे बाघ की यूरिन को की जो स्मेल होती है उसको पहचान जाता है और वो जान जाता है कि ये कौन सा बाघ है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं या तो उस बाघ की मर्जी। मतलब फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे उस एरिया में जाना चाहिए कि नहीं। अगर वो ताकतवर होगा तो नहीं जाएगा, अगर उससे कम ताकतवर होगा तो वो जाएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। मतलब बाघ जो है वो भी मतलब मौके के हिसाब से जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह की आवाजें निकालता है। गुस्से में अलग आवाज होता है। मतलब जब उसको गुस्सा रहेगा तब वो अलग तरह की आवाज निकालेगा और बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज, मतलब और जब उसको अपनी फीमेल को बुलाना होता है तो वो अलग तरह की आवाज निकालता है। कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मतलब जब बाघ गुर्राता है तो अगर आप बाघ से 3 किलोमीटर दूरी पे हैं तो भी आप उसे सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। मतलब बाघ जो है वो अगर पत्ता हवा से हिल रहा है कि वहां पे कोई शिकार है या छोटे जानवर हैं या आदमी है तो उसकी वजह से पत्ते हिल रहे हैं, ये इस अंतर को भी जान जाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब जो ये कान है, ये बाघ के जो कान है वो
आवाज को सुनने के लिए बहुत ज्यादा एंगल पे हम घूमते हैं ताकि वो हर तरह की, हर जगह की आवाजों को वो सुन सकें। हाथी को उनके दांतों, गैंडे को सींग, मतलब हाथी को उसके दांत के लिए और गैंडों को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। मतलब जो शिकारी होते हैं वो हाथी को किस लिए मारते हैं? उनके दांतों के लिए, गैंडे को उसकी सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारते हैं। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है वो उसको थोड़ी सी जो उसकी स्मेल होती है उसके लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। मतलब जो जानवरों को मारते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है तथा घाना नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो इस चैप्टर में बताया गया कि ताकि बच्चे जो हैं वो जानवरों के प्रति भी संवेदनशील बन सके। इस चैप्टर को इसलिए रखा गया है, मतलब उन्हें बताया जा रहा है कि जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कि हमें ऐसा नहीं करना। उससे क्या होगा, ये बच्चों में जानवरों के प्रति भी वो उनके बारे में जान सकेंगे और उनके विषय बारे में संवेदनशील हो सकेंगे। बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण पोचिंग, जंगलों का विनाश, मतलब बाघ और जो अन्य जानवर हैं उनकी संख्या कम होने के कई कारण हैं, जैसे पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग लगाना आदि की वजह से जो जानवर हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। मतलब कि हमारे देश में बाघ हैं और कई ऐसे जानवर, बहुत से जानवर हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, इतनी कम हो गई कि अब ये लुप्त की कैटेगरी में आने लगे हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो जानवरों को बचाने के लिए जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना होता है। मतलब जिन जंगलों को गवर्नमेंट जो है सुरक्षा देती है वहां पे जानवरों का शिकार करना मना होता है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पे जो लोग हैं जब वो वहां पे जाएंगे तो वो जानवरों को या जंगल को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अब यहाँ पे हम एक दूसरे चैप्टर में आ गए। इसमें एक कालबेलिया एक प्रजाति होती है, इसकी बात की गई है और सांपों की बात की जाती है। मतलब ये जो कालबेलिया प्रजाति के लोग होते हैं ये सांपों के बहुत करीब होते हैं। ये सांपों की पूजा करते हैं। इनका जो जीवन होता है वो सांपों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जीविकोपार्जन के लिए सांपों के खेल दिखाते हैं। और नृत्य भी जो उनका होता है, कालबेलिया जो नृत्य होता है उसमें भी कालबेलिया से वो सांपों से संबंधित मुद्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं। सपेरों की एक प्रजाति को कालबेलिया कहा जाता है। मतलब कालबेलिया किस प्रजाति के लोग होते हैं? सांपों की एक प्रजाति के लोग होते हैं। ये लोग बहुत आसानी से खतरनाक व जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। मतलब ये जो सांप है इनको पकड़ने में माहिर होते हैं। ये लोग डंक के निशान से पता लगा लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। मतलब ये सांप की जो डंक मार देता है सांप, उसके निशान से ये जान जाते हैं कि आपको किस प्रजाति के सांप ने काटा है। ये लोग कालबेलिया नृत्य भी करते हैं। मतलब ये कालबेलिया जो नृत्य है ये उसकी मुद्राएं हैं। तो ये लोग कालबेलिया नृत्य करते हैं जिसकी मुद्राएं सांपों से मिलती जुलती हैं। कालबेलिया लोग सांपों की पूजा करते हैं और ये जो कालबेलिया लोग होते हैं ये सांपों की पूजा करते हैं और सांप को ये अपनी बेटियों की शादी में भी गिफ्ट करते हैं। मतलब ये गिफ्ट के तौर पे भी अपनी बेटियों की शादी में सांप को देते हैं। ये लोग कई रोगों की दवा भी देते हैं। ये जड़ी बूटियां ये जंगल से इकट्ठी करते हैं। मतलब सांपों से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी की ये लोग कुछ दवाइयां भी देते हैं। जिन जड़ी बूटियों को वो कहाँ से इकट्ठा करते हैं? ये जंगल से इकट्ठा करते हैं और लोगों को देते हैं। और ये बीन पार्टी के बारे में भी बताया गया है। बीन पार्टी के बाजे हैं बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे जो इंस्ट्रूमेंट है उनके वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मतलब ढोल को छोड़कर जो ये बीन है, तुम्बा है और ये खजरी जो भी है इनको किससे बनाते हैं ये लोग सूखी लकड़ी के से बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये ढोल है, अब इसमें ये देखिए बीन है
ये बीन है, हमको लग रहा है ये तुम्बा उम्बा कुछ होगा, तो ये बीन पार्टी का एक पिक्चर है, आप इसे समझ सकते हैं। तो अब बाकी जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और ये ढोल को छोड़कर। उसके बाद है नाग गुफन डिजाइन। एक नाग गुफन डिजाइन भी होती है, नाग से संबंधित होती है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो नाग गुफन डिजाइन है वो घरों को सजाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए, कढ़ाई करने के लिए कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में इनका प्रयोग होता है। अब हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। मतलब जो हमारे देश में सांप पाए जाते हैं उनमें से कुछ ही जो होते हैं, मतलब कुछ क्या, केवल जो 4 हैं वही जहरीले होते हैं और सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। पहला कौन कौन से हैं? नाग, जिसको कोबरा बोलते हैं, और करैत, कॉमन क्रेट जिसको बोलते हैं, और तीसरा है दुबोइया, रसल्स वाइपर जिसको बोलते हैं, और चौथा है अफाई, इचिस कार्निटस या सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई को बोलते हैं और हिंदी में अफाई बोलते हैं। ये सिर्फ 4 तरह के जो जानवर हैं, 4 तरह के जो सांप है, सिर्फ यही हमारे मतलब इंडिया में खतरनाक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। बाकी जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मतलब जब सांप किसी को काटता है तो जो उसके अंदर जो खोखले दांत होते हैं उनसे क्या होता है कि उस आदमी के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। मतलब जब किसी को सांप काट लेता है तो उससे उसको दवाई कौन सी दी जाती है? सीरम प्रोवाइड की जाती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। मतलब और ये सीरम बनता किससे है? ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। मतलब ये जो दवाई होती है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले जो दांत होते हैं उनमें जो जहर होता है वो उसी को काटता है और उससे आदमी के शरीर में चला जाता है। और इस जहर से बचने के लिए सब जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, उन्हें दवाई सीरम पिलाई जाती है और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अब उपलब्ध होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। मतलब अब आप जंगली जानवरों को अपने पास नहीं रख सकते और ना ही उनका किसी तरह से शिकार कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि चीजों को पहचानने का, मतलब स्वाद को पहचानने का। अब तक गंध की बात हुई, फिर जानवरों की बात हुई, अब खाने की बात हो रही है, स्वाद की बात हो रही है। खाने की चीजें पीस कर खिलाने से चीजें आसानी से पहचानी नहीं जा सकती। मतलब अगर आपको चेक करना है कि कोई स्वाद को कोई पहचान पा रहा है कि नहीं, तो आप क्या करिए, उसे वो चीजें पीस के खिलाइए, तो वो उसको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारे जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद का पता चलता है। मतलब जो हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से होते हैं वो हमें स्वाद के अलग अलग मतलब प्रकार को बताते हैं। कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई तीखा, ऐसे पता चलता है। और जब हमें ज्यादा उल्टी होती है तो क्या होता है, ग्लूकोज हमें ज्यादा जल्दी ताकत मिलती है। अगर आपको उल्टी हो रही है या दस्त हो रहा है तो आप क्या कीजिए, ग्लूकोज वाला पानी पीजिए, तो इससे आपको जल्दी ताकत मिलती है। उल्टी या दस्त होने पर नमक, चीनी व पानी का घोल पीने से राहत मिलती है। इसमें एक कहानी बताई गई। मार्टिन नामक एक फौजी है और उसके पेट की कहानी बताई गई है। तो मार्टिन नाम का एक फौजी था, उसके पेट में एक बार गोली लग गई और उसे बोमेंट, मतलब एक डॉक्टर है बोमेंट, उनके पास ले जाया गया। उसका जख्म तो धीरे धीरे भर जाता है लेकिन जो उसके पेट में एक खिड़की बन जाती है। अब जो डॉक्टर बोमेंट है वो इसी खिड़की से उसके पेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चेक करते हैं। और वो अलग अलग तरह के सिगरेट्स उनको इससे पता चलता है। जैसे वो बताते हैं कि हमारे पेट का जो तापमान होता है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे पेट का जो पाचक रस होता है वो एसिडिक यानी अम्लीय होता है। अब वो बताते हैं कि अगर हमारे पेट में जब कोई खाना पचता है तो वो कितने समय में पचता है और हमारे पेट से बाहर कोई खाना पचने में उसको कितना समय लगता है। तो इसके लिए वो डॉक्टर बोमेन क्या करते हैं कि
जो फौजी है उसके पेट से उसका जो रस है, पेप्टिक रस है, उसको निकालते हैं, जो एसिडिक है, अम्लीय है, उसको निकालते हैं, एक ग्लास में रखते हैं। तो वो जो चीजें वो खाता है उसको, और जो चीजें वो खाएगा उसको उस ग्लास में भी डाल के चेक करते हैं, और उसके जब वो खा ले रहा है तो देख रहे हैं उसके पेट में कितने समय में पच रहा है और उस ग्लास में कितने देर में पक रहा है। देखिए जैसे वो खाने की चीजें हैं, जैसे उसने कच्चा दूध पिया तो पेट में जो क्या 2 घंटे 15 मिनट में पच रहा है, लेकिन जो ग्लास में जब जो उन्होंने रस बाहर रखा है वहां पे कैसे पच रहा है, 4 घंटे 45 मिनट वो टाइम ले रहा है। मतलब समझ लीजिए दुगना टाइम लग रहा है। मतलब हमारे पेट में 2 घंटे में, तो उसमें करीब 4 घंटे में पच रहा है ग्लास में। तो उबला दूध जब उसने पिया तो पेट के अंदर वो 2 घंटे में पचा और ग्लास में 4 घंटे 15 मिनट में पचा। और जब पूरी तरह से उबला अंडा उसने खाया तो 3 घंटे 30 मिनट में पेट के अंदर में उसको पचने में समय लगा, और पेट के बाहर उससे पचने में 8 घंटे लगा। और कम उबला अंडा उसने, मतलब कम उबाला अंडा जब उसने खाया तो वो 3 घंटे में पचा, और 6 घंटे 30 मिनट में वो पेट के बाहर पचने में उसको समय लगा। और 5वां है कच्चा अंडा फेटा हुआ, मतलब कच्चा अंडा उसने फेट के जब खाया तो उसको क्या है वो 2 घंटे में पचा, और बाहर पेट के बाहर जो ग्लास में पेप्टिक का रस रखा हुआ है उसमें 4 घंटे 15 मिनट में। और जब उसने कच्चा अंडा खाया तो उसको पचने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा, और पेट के ग्लास में 4 घंटे में वो चीज पची। अलग अलग खाना कई तरह से खराब होता है। अब इसमें कैसे खाना जो है वो कैसे खराब होता है उसके बारे में बताया गया है। अलग अलग खाना कई तरह से खराब होता है। कुछ खाना जल्दी खराब हो जाता है तो कुछ खाना देर में। कुछ चीजों की गंध से हम जान जाते हैं कि सामान खराब हो गया है, तो कुछ को देखकर, मतलब कोई पैकेट जो है खाने का खराब हो गया है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, उसकी गंध से या उसको देखकर बता सकते हैं कि ये चीजें खराब हो गई। और कुछ चीजों को हम खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे दूध को हम क्या करते हैं खराब होने से बचाने के लिए उसको उबालते हैं, और पके हुए चावल को हम क्या करते हैं खराब होने से बचाने के लिए एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, तो उससे वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। और हरा धनिया को हम कैसे बचा सकते हैं, हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, तो इससे क्या होता है वो जल्दी खराब नहीं होता। और प्याज लहसुन को हम खुले में रखते हैं, और लेकिन नमी से बचाकर। मैं प्याज और लहसुन को हम खराब होने से बचाने के लिए उन्हें खुले में रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं उन्हें नमी से बचाए रखते हैं। अगर नमी उनमें लगेगी तो वो चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। और अब ये यहाँ पे दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मिमिटी टाड़ा या आम पापड़ जिसे कहते हैं उसके बनाने की पूरी विधि के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है आत्रेयपुरम, जहां मिमिडी टांड्रा यानी आम पापड़ बनाया जाता है। मतलब आम पापड़ या मिमिडी टांड्रा कहाँ बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। इसको बनाने में लगभग 4 हफ्ते का समय लगता है। इसके लिए जरूरी सामान क्या है, चटाई, कैजुरीना के पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। फिर क्या करते हैं हम, फिर जहाँ पूरे दिन धूप अच्छी रहती है वहां पर डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया जाता है। मतलब जहाँ पे अच्छी धूप आती है वहां पे हम डंडे की सहायता से लगा के एक मचान की तरह, छत की तरह बना लेंगे। मतलब समझ लीजिए ऐसे डंडे लगा देंगे चारों तरफ, और फिर उसे हम मचान की तरह बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उस पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी जाती है। फिर पके हुए आम का गूदा निकाला जाता है। फिर उसे सूती कपड़े से छाना जाता है ताकि गूदे में आम के रेशे न रह जाएं। फिर बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी के गूदे को मिलाया जाता है। फिर इस गूदे की पतली परत चटाई पर फैला दी जाती है। फिर अगले पिछले 3 दिन वाली परत पर एक परत बिछाई जाती है। मतलब आप धीरे धीरे फिर उसमें रोज कुछ न कुछ उस पे आप एक एक परत उस पे बिछाते रहिए, तो ये इससे क्या होगा वो परत मोटी जाए। फिर इस गूदे की पतली परत चटाई पे फैला दी जाती है। फिर अगले दिन पिछले दिन वाली परत पर एक परत बिछाई जाती है। मतलब फिर दूसरे एक परत आपने बिछा दी एक दिन, फिर ये थोड़ी सूख जाएगी, फिर दूसरे दिन आप क्या करेंगे फिर इसी पे एक परत बिछा देंगे,
फिर क्या करेंगे, फिर आप दूसरे दिन जो है फिर उस पे परत बिछाएंगे। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं। फिर इसी प्रकार कई हफ्तों तक परत बिछाई जाती है। मतलब कई हफ्तों तक आप उस पे परत दर परत आप उस पे बिछाते रहेंगे। फिर जब आम पापड़ की परतें अच्छे से सूख जाती हैं तब उसके टुकड़े काटे जाते हैं। फिर कई हफ्ते जब आप उस पर परत दर परत करेंगे तो वो बहुत मोटी हो जाएगी। जब वो मोटी हो जाएगी और अच्छी तरह से सूख जाएगी तब हम उनके टुकड़े कर लेंगे और फिर हम उन्हें खाएंगे। और शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि अचार हमारा खराब ना हो। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि चीजें बनाई जाती हैं। मतलब अगर आम का स्वाद आपको पूरे साल लेना है तो आप क्या करेंगे, उसका अचार बनाएंगे, आम पापड़ बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, टॉफी बनाएंगे, रस बनाएंगे और बहुत सी ऐसी चीजें बना के आप उनको रख सकते हैं पूरे साल। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। मतलब एक पौधे को बड़ा होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हवा, मिट्टी और पानी की। बीज जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि कभी पेड़ यहाँ भी उगाते हैं, कभी वहां भी उगाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे हो जाता है कि जो वो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे कपड़ों में अटक के या जानवरों की खाल में अटक के इधर से उधर आते जाते रहते हैं। पौधे स्वयं भी बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। मतलब पौधे भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब बीज सूख जाएंगे तो वो हवा के साथ या खुद ही चिटक के छूट के दूर बिखर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जहां वो बीज जाएंगे बिखर जाएंगे फिर वहां बाद में एक पेड़ निकल आता है। हम भी कुछ पौधों के बीजों को उधर से उधर करते हैं, कुछ को जानबूझकर तो कुछ को अनजाने में। जैसे हमारे कपड़े में लग के चला गया या किसी और तरीके से चला गया तो कुछ को हम भाई प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर बाद में हम जैसे खेतों में अपने डालने के लिए या कहीं से लगाने के लिए हमें कहीं और जैसे मान लीजिए आपको आम का पेड़ आपके यहाँ है, आप अपनी दूसरी बाग में उसको लगाना चाहते हैं तो आप उस बीज को ले जाएंगे, वहां पे लगाएंगे। कुछ को हम जानबूझकर ऐसा करते हैं और कुछ को अनजाने में। जैसे मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए गए। जो मिर्ची है वो हमारे देश की नहीं है, उसको जो पुर्तगाल देश के व्यापारी थे वो कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका से भारत लेकर आए थे। दक्षिणी अमेरिका अब कहाँ से क्या क्या आया है ये बताया जा रहा है। जैसे दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद और टमाटर। मतलब आलू जो सोचिए हर सब्जी में पड़ती है, इसके बगैर कोई सब्जी पूरी नहीं होती, वो हमारे देश की नहीं है। अमरूद, टमाटर। और अफ्रीका से क्या आया है? कॉफी और भिंडी। यूरोप से गोभी, मटर। आसाम से चाय, ये तो हमारे यहाँ का, ये आसाम में चाय पाई जाती है। चीन से सोयाबीन आई है। और जो भारतीय मतलब देसी चीजें कौन कौन सी हैं? बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब क्या है? ये सब चीजें भारतीय हैं। अब कुछ शिकारी पौधे। ये शिकारी एक पौधा है, शिकारी पौधा। जिस शिकारी मतलब इसका दूसरा नाम है, मतलब ये शिकारी पौधा है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है मांसाहारी टाइप का पौधा है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीस सबसे ज्यादा मशहूर है। मतलब इस पौधे का क्या नाम है? इस पौधे का नाम है नेपेंथीस, सबसे मशहूर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ भी पाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। मतलब ये इसका जो आकार होता है ये देखिए घड़े की तरह होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मतलब ये जो इसकी पत्ती है ये ढक्कन का कार्य करती है। जैसे घड़े से खास खुशबू निकलती है। मतलब इसके घड़े से खास खुशबू निकलती है जिससे अट्रैक्ट होकर जानवर आते हैं और फिर ये क्या करती है? अपने ढक्कन से इसको बंद कर लेती है तो उसमें फंस के मर जाते हैं। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से।
बड़ी चालाकी से ही पौधे जो हैं वो शिकार कर लेते हैं। अब ये एक घटना बताई गई है कि ये जो स्ट्रिप होती है, जो चिपकती है, उसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका आइडिया कैसे आया था। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रोल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौट रहे थे, तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं, मतलब कुछ बीज उनके और उनके कुत्ते पर चिपक गए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला, उन्होंने अपना जल्दी से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे वो। तो बीजों में छोटे छोटे हुक थे। उन्होंने देखा कि जो बीज हैं उनमें छोटे छोटे हुक हैं। इनकी मदद से बीज जो है कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वो वेल्वो का, मतलब वेल्वो बनाइए, जो वेल्वो है जिससे ये जो हमारे जो ये देखिए जो स्ट्रिप जो है चमकती हैं, उसका वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। उसके बाद है अब यहाँ पे दूसरा एक चैप्टर पानी से रिलेटेड, मतलब पानी के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए पानी के प्रति उन्हें कुछ जानकारी दी जाएगी ताकि वो पानी को ज्यादा खर्च ना करें, उसके बारे में समझें। राजस्थान के जैसलमेर में 650 साल पुराना घड़ी सर है। घड़ी सर यानी सर मतलब क्या होता है, सर का अर्थ होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। मीलों तक फैले इस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसे इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब में पानी भर जाता था तो दूसरे तालाब में पानी चला जाता था। जब दूसरा तालाब भी भर जाता था तो तीसरे तालाब में। इसी तरह बने हुए 9 तालाब बने हुए थे, परंतु आज यह तालाब उजड़ गया। मतलब 9 तालाब जो है पास पास में बने थे। मान लीजिए ये बड़ा रहा होगा थोड़ा सा, फिर इससे नीचे ये रहा होगा, फिर इससे नीचे जैसे ये भर जाता था फिर इसमें पानी आ जाता था, फिर ये भर जाता था तो इसमें पानी आ जाता था। इसी तरह ये पानी आता रहता था। लेकिन अब क्या है, अब ये उजड़ गया है। राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल के कई महीनों पानी नहीं रहता। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती है, मतलब तालाब में क्या होता है, कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है। तालाब बनाने का क्या लाभ होता है कि जो तालाब से कुछ पानी जमीन सोख लेगी तो जो आसपास की जो कुएं हैं या जो हैंडपंप हैं तो उन तक पानी पहुंच जाता है और आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती है। आज भी कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि जो हैं वो कई 100 साल पुराने से बने हुए हैं और आज भी काम कर रहे हैं। और कई जगह प्रथा होती है कि जब नई दुल्हन ब्याह के बाद नए गांव आती है तो वह झरने व तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, क्योंकि लोग जो है पानी की कहीं कहीं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब अलबरूनी ने भारत में क्या देखा अब वो बता रहा है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही करीबी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। मतलब जो अल बिरूनी थे वो दूसरी जगह से आए थे। जब आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो आपके यहाँ नहीं होती हैं, तो आपको वो छोटी चीजें भी आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगी। तो वो जब दूसरी देश से आए थे तो हमारे यहाँ की उन्होंने बहुत सी चीजों को बारीकी से देखा और उनके बारे में लिखा है। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, मतलब जो उनके देश में नहीं होती थी जो और यहाँ हमारे यहाँ होती थी, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या कहते हैं। मतलब ये उस समय अल बिरूनी ने उस समय के तालाबों की बात की थी, उन्होंने क्या लिखा है ये देखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं।
लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे तालाब बनाए जाते हैं। जो तालाब होते हैं जैसे आप देखेंगे ना, उसमें सीढ़ियां लगी होती थी ऐसे उतरने के लिए। मान लीजिए पानी जब यहाँ तक है तो आप ऐसे ही भर ले रहे हैं, फिर जब पानी और नीचे चला जा रहा है तो आप एक सीढ़ी और नीचे आएंगे, फिर जब और नीचे आ रहा है तो आप एक सीढ़ी और, इस तरह से सीढ़ियां बनी होती थी ताकि लोगों को पानी लेने में परेशानी ना हो। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और एक घटना है जोधपुर की। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मतलब जब सूखा पड़ा वहां पे 1986 में जोधपुर में, तब जो बावड़ियां सूख गई थी, लोगों ने उन बावड़ियों को याद किया। मोहल्ले को लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। मतलब इतना कूड़ा, सोचिए 200 ट्रक, इतना कूड़ा था तो बावड़ियों में पानी कहाँ से इकट्ठा होता। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। मतलब हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जल के स्रोत हैं हमें उनकी देखभाल करती रहनी चाहिए। तभी हम उनकी सेवा करेंगे, तभी तो हमारी वो सेवा कर पाएंगे। इस बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। और कुएं सूखने की क्या वजह होती है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है, तो पानी का जो जमीन में पानी का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो इसकी भी वजह है कि कुएं जो है वो सूख रहे हैं। और तालाब जिनमें पानी, बारिश का पानी इकट्ठा होता था, वो नहीं रहे। मतलब तालाब भी नहीं रहे। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि तालाब क्या होते हैं, तालाब से जो जमीन होती है वो पानी तालाब का सोखती है, तो उससे आसपास की जो जमीन है उसको पानी मिलती है। कुओं को, भाई जब जमीन पानी सोखेगी तो उसका जल स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, तो इससे कुओं में भी पानी बना रहता है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। अब आपने हर जगह जमीन से पक्का कर दिया है तो क्या हो गया, पेड़ भी पानी नहीं पा रहे हैं। जब उनकी जड़ें नहीं पानी पा रही है तो वो जमीन को पानी कैसे देंगी? जब पेड़ों को भी पानी मिलता है, वो हरे भरे रहते हैं, तो वो जमीन को भी पानी प्रोवाइड करते हैं। अब एक दड़की माई है, उनकी ये राजस्थान की हैं। अब इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने क्या किया है अपने जो इलाका है उसके लिए। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर की जिले में एक गांव में रहती है। मतलब राजस्थान के अलवर का एक जिला है, अलवर जिले के एक गांव में ये रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। मतलब सोचिए इनके यहाँ पानी की कितनी प्रॉब्लम थी कि जानवरों के लिए पानी खींचने के लिए उनको पूरी पूरी रात जगना पड़ता था। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। मतलब पानी की वजह से ये लोग गांव से पलायन कर जाते थे। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध मावा बनाकर बेचते हैं। मतलब ये इनकी बारे में बताया, इन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोगों ने क्या किया, तालाब बनाया, जिससे उनकी पानी की प्रॉब्लम दूर हुई। अब मृत सागर के बारे में बताया गया। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मतलब मृत सागर क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 30 ग्राम नमक, मतलब 1 लीटर पानी अगर आप उसका लीजिए तो 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मतलब अगर आपको मृत सागर में छोड़ दिया जाए तो आप आराम से जैसे लेट रहे हैं, सो रहे हैं, उस तरह से तैर सकते हैं। याद है नींबू को तुमने पानी, तो ये क्या है, मृत सागर के बारे में बताया गया कि इसमें नमक की मात्रा बहुत होती है, इसलिए ये इसमें जो है लोग तैर सकते हैं। इसके बाद गांधी जी की यात्रा के बताया गया कि उन्होंने दांडी यात्रा क्यों की थी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था नमक के लिए। यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले, मतलब हम 1947 में आजाद हुए हैं, तो ये कब की बात है, ये 1930 की बात है।
बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। मतलब जो इंडिया के लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो नमक नहीं बना सकते। नमक ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, हम नमक के बिना कैसे रह सकते हैं? हर चीज में, हमारे खाने में नमक कितना जरूरी था? थोड़ा सा ही पड़ता है, लेकिन उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी? मतलब जो चीजें हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे बनाने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम हो रही? भाई, हमें, आपको भी, आप भी प्रकृति का हिस्सा हैं, हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं। तो जो प्रकृति जो चीजें प्रोवाइड कर रही है, वो आपका भी है, वो मेरा भी है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो इन्होंने अहमदाबाद से दांडी तक के लिए एक यात्रा निकाली और इस जो नमक कानून था उसको उन्होंने तोड़ा। नमक कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। अब समुद्र के पानी को क्या करेंगे? जमीन में क्यारियां बना दी जाएंगी इस तरह से, और उसमें भर दिया जाएगा। फिर जब ये सूख जाएगा पानी, तो पानी सूख जाएगा और नमक बच जाएगा। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर जो है वहीं रह जाते हैं, तो हमें इससे नमक मिल जाता है। अब एक दूसरी बात की गई है यहाँ पे। एक बात लगभग 100 साल पुरानी है। मतलब एक जो बात बताई जा रही है लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। जो ये भीम नाम का लड़का था, वो अपने पिताजी के साथ महाराष्ट्र के गोरेगांव अपनी छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। अब ये जो भीम है, वो आपको बाद में पता चलेगा किसकी बात की जा रही है। तो उसने देखा कि जो नाई है वो भैंस के बाल काट रहा है। तो भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। तो उन्होंने सोचा, जो मेरे बाल बढ़े हैं, मैं इससे कह देता हूँ, ये मेरे बाल काट देगा। तो वो भीम जो है वो नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने के लिए कहा। तो नाई ने फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। मतलब इसमें अब भेदभाव की बात की जा रही, जाति आधार पे जो लोगों के साथ भेदभाव होता है उनके बारे में बताकर बच्चों को उनके प्रति जागरूक किया जा रहा है। और उन्हें कहा, मतलब फिर उन्हें बताया जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। मतलब अब भीम ये सोचने लगे कि बताओ, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। उसको भैंस के बाल काटने में गंदगी नहीं महसूस हो रही, लेकिन एक इंसान के बाल काटने से उसका उस्तरा और वो दोनों गंदे हो जाएंगे। फिर आगे चलकर यही भीम कौन बने? भीम यानी भीमराव यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। मतलब सोचिए, वो इतने योग्य थे, फिर भी एक नाई को उनके बाल काटने में वो बोल रहा था कि उसके उस्तरा और वो गंदे हो जाएंगे। उसको भैंस के बाल काटने में गंदगी नहीं महसूस हो रही थी। उस समय की सोच के बारे में बताया गया है। और एक एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। एनीमिया क्या होता है? वो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। एक 12 वर्ष की बालिका का नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है। उसके बाद अब कुछ जांच की बात की गई है। अब कैसे जो मलेरिया है इसकी जांच कैसे की जाती है? अब कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मतलब जो मलेरिया है वो मादा मच्छर जो है वो एनाफिलिस से फैलता है। और इसके लिए क्या कहता है? कांच की स्लाइड पर खून की कुछ बूंदें ली जाती हैं, फिर इसकी जांच की जाती है कि इंसान को मलेरिया है कि नहीं। फिर क्या होता है? डॉक्टर मरियम स्लाइड को उस स्लाइड को क्या करेंगी? स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखती हैं।
फिर इसको माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी, माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमें कोई एक चीज जो है वो 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप तो इससे भी ज्यादा देख सकते हैं। तो जब उस स्लाइड को फिर आप देखेंगे तो अगर उनमें मादा मच्छर के कीड़े होंगे तो कहा जाएगा कि हाँ आपको मलेरिया हो गया है। तो यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है, मतलब उसमें बताया गया है कि क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। मलेरिया की दवाई कैसे बनती है? मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाते, मतलब पुराने लोग क्या करते थे, इस खाल को ले आते थे, उबालकर छानकर लोगों को पिला देते। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है इसकी दवाई बनने लगी है। तो इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके मच्छर को हमें दावत नहीं देनी चाहिए, तो सावधान करें। मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, मतलब अगर मच्छर आएंगे तो हमें क्या होगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा या जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते उन्हें सुखाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो इससे मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होगा, जब मच्छर उन पे बैठेंगे पानी पे तो वो जो उसमें डूब जाएंगे, तो फिर मच्छर जो है वो मर जाएंगे। जहाँ कहीं भी बहुत दिनों से गंदा पानी भरा पड़ा रहता है, उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरते रहते हैं। इन्हें ही लार्वा कहते हैं। ये लार्वा मच्छर के अंडे से निकलते हैं। ये लार्वा क्या होते हैं, ये मच्छर के जो अंडे हैं उससे निकलते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो, उस बर्तन को का पानी फेंक कर सुखाकर बर्तन उल्टा करके रखना चाहिए। मतलब हमें कहीं भी गंदा पानी, बहुत दिनों का पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मच्छर आते हैं तो चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के मच्छर से ये बताया था, उन्होंने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। मतलब ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मिजो। और रैपलिंग क्या है, रैपलिंग पर्वतारोहण की भाषा में पहाड़ों से नीचे उतरने को, मतलब रैपलिंग क्या है, पर्वतारोही जो भाषा होती है जो, तो उसमें क्या होता है, जब आप पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं तो उसको रैपलिंग कहा जाता है। और बिछेंद्री पाल इस एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और गोलकोंडा कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है। लज की बावड़ी कहाँ है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूरी पर। लेह लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। और जुले जो है, ये जुले का अर्थ क्या होता है कि लद्दाख में जो भाषा बोली जाती है उसमें जुले क्या अर्थ होता है, स्वागत। मनाली कहाँ है, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और चांगथांग कहाँ है, चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका है। चांगपा जो है वो चांगथांग के लोग हैं, ये घुमंतु लोग हैं। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, ये कहाँ, ये इलाका जो है लेह में है, लद्दाख में है। ये लेह नहीं है, लद्दाख में ये इलाका है, मतलब पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर साइड। घुमंतु लोग, ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों पर हरे मैदानों में ढूंढते हैं। मतलब ये घूमते रहते हैं, ढूंढते नहीं, घूमते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि मिल जाता है। ये क्या करते हैं, इनकी जो भेड़ बकरियां ये लोग पाले रहते हैं, घुमंतु लोग होते हैं। चांगपा क्या होते हैं, ये घुमंतु लोग हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ों पर, मैदानों पर घूमते रहते हैं। और इन्हीं जानवरों से ही उन्हें अपनी जरूरत के हर सामान उन्हें मिल जाते हैं, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए उनका चमड़ा यूज कर लेते हैं, स्वेटर, कोट के लिए ऊन मिल जाता है इन्हीं भेड़ बकरियों से। ये लोग खास तरह के बकरियां पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। मतलब इनकी जो बकरियां होती हैं
वो खास तरह की बकरियां होती है जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम और ज्यादा होंगे। ये लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। मतलब जो चांगपा लोग हैं वो लोग जो अपना टेंट बनाते हैं उसको ये लोग रेबो कहते हैं। लेखा लेखा क्या है? पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर जानवरों के रहने के लिए बनाते हैं ये लोग। मतलब चांगपा लोग क्या है? लेखा बनाते हैं, पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर जानवरों के लिए रहने की जगह बनाते हैं। चांगपा की भाषा में चांग थांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये चांग थांग जो है 5000 मीटर ऊंचा है, तो वहां कौन रहेगा? तो चांगपा का अर्थ क्या होता है? चांगपा की भाषा में चांग थांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है, तो इसलिए वहां पे कम ही लोग रहते हैं। और दुनिया में मशहूर पश्मीना की शॉल जो है वो बहुत मशहूर है। सोचिए इतनी मुश्किल से प्राप्त होती है। 5000 मीटर ऊंचाई पर जो भेड़ बकरियां रहते हैं जिनको पालेगा वो कितनी कठिनाई का सामना करता है। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मतलब अगर आप एक पश्मीना की शॉल ओढ़ रहे हैं, समझ लीजिए आपने 6 स्वेटर पहने हुए हैं। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। गर्म होती लेकिन वो मोटी नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। बताइए इतनी ठंडी में बकरियां वो रहती हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। मतलब इतनी सर्दी -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा, कितनी ज्यादा सर्दी होती होगी। तो इसके लिए बचने के लिए उनके शरीर पे बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। जब ये झड़ते हैं तो इन्हीं से जो है वो पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर। मतलब उसके 6 बाल ले लो और हमारे बाल की एक बाल ले लो, तो बताइए 6 बाल एक बाल, हम लोग के बाल कितने पतले होते हैं। उसके तो और भी कितने पतले होते हैं, 6 गुना कम पतले। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। मतलब इनकी बुनाई जो होती है वो हाथ से होती है और इसे कुछ खास लोग ही बुन सकते हैं। अगर एक बुनकर 2.5 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। मतलब 2.5 घंटे बुनाई करने के बाद 250 घंटे बुनाई करने के बाद एक साधारण, एक नॉर्मल पश्मीना शॉल बनती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइनर शॉल अगर आप बुनने लगे तो कितना दिन आपको लगेगा। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए। श्रीनगर में डल झील में लोग शिकारे, मतलब एक खास तरह की नाव होती है जो शिकारे है, उसमें घूमते हैं। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। पहाड़ों पर बने लकड़ी और मिट्टी से बने घरों में सर्दियों में कोई नहीं रहता। मतलब यहाँ पे जो कश्मीर में क्या होता है कि जो पहाड़ पे मिट्टी से बने घर रहते हैं वहाँ सर्दियों में कोई नहीं, सर्दियों में सब नीचे चले आते हैं और फिर गर्मियों में सब लोग ऊपर जाते हैं। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहते हैं। जब ये बकरियां चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं, मतलब गर्मी होगी जब, तो वो अपनी बकरियों को चराने के लिए ऊपर जाएंगे, तो उन जो वो घर बने रहते हैं मिट्टी के उसमें रहते हैं। लेकिन जब ठंडी होगी तो वो मैदानी इलाकों में चले आते हैं। जैसे ये देखिए हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत, ये अंदर की छत है, लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। मतलब ये पजल की तरह ये ऐसे दिखाई दे रहा है खास तरह। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर मतलब जो ये घर हैं वो पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बने हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनर मेहराब बने होते हैं। मतलब ये जो ये मेहराब है, ये इसे मेहराब बोलते हैं। ये डिजाइनर मेहराब बने हुए हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां होती हैं। ये जो खिड़कियां होती है जालीदार होती हैं।
ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, मतलब आप इसमें बैठ जाइए, आपको जो बाहर की लोकेशन है वो बहुत अच्छी दिखेगी। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीरी लोगों गांव में दिखते हैं। मतलब पत्थरों को काटकर पत्थर एक एक के ऊपर रख के फिर उससे घर बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है, मतलब ढलवा छत होती है। मान लीजिए बारिश हुई तो पानी जो है वो नीचे चला आएगा। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई जो है 8-9 फीट की और चौड़ाई होती है और 80 फुट की इनकी जो है वो लंबाई होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों पर कई परिवार रहते हैं। मतलब ये इसमें ये पूरा समझ लीजिए उनका घर है, ये कई परिवार जो है इसी में रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, मतलब जैसे हमारे मकानों में अलग अलग कमरे होते हैं, इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे बने होते हैं। अब यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही जो वो घूमने गई है। कच्छ, अहमदाबाद और भुज गुजरात में है। 26 अब यहाँ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मकानों की बात हो रही, किस तरह से मकान जो है पहले मिट्टी के होते थे, फिर बाद में मजबूती उनमें आई, इसकी बात की गई। पहले कच्छ जो है वो कच्छ, अहमदाबाद और भुज कहाँ है? ये तीनों गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, गुजरात में। अगर हो सके तो घर से दूर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर भूकंप आया तो हमें क्या करना चाहिए? हो सके तो घर से दूर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाइए, उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जा पाए। अगर हो सके तो क्या करिए आप कि घर से बाहर चले जाइए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही किसी मजबूत चीज के नीचे आप छुप जाइए और उसको मजबूती से पकड़े रहो ताकि जब भूकंप आए और घर हिले डुले तो वो चीज आपसे खिसक के आपसे दूर ना जा पाए। कंपन और वहां पे छिप कर आप कंपन रुक जाने का इंतजार कीजिए। और हमारी सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। मतलब जो हमारी सांस होती है वो गर्म होती है, शीशा ठंडा होता है। जब हम उस पे सांस मारते हैं, भाप देते हैं शीशे पे, तो कुछ पानी की बूंदें बन जाती हैं और ये धुंधला कर देती हैं। और ये एक भीमराव की बात की गई, ये तो हो चुका है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। कोयले के अंगारों पर मटके को उल्टा रखकर सब्जियों और मसालों को पकाया जाता है। इस प्रकार पकी सब्जी को उधियू कहते हैं। गुजराती में उधियू का मतलब होता है उल्टा, मतलब कोयले में अंगारे पे रख के मटके को में भर देंगे सब सब्जी, फिर उसको उल्टा लटका के उसको पकाएंगे और उसको उधियू कहते हैं। जैविक खेती को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है कि जो फलों के कचरे होते हैं इन सबको क्या करेंगे हम? खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जो बाजार की जो खाद होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते। कुड़ुक लोग आदिवासी हैं जो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कुड़ुक लोग कौन है? आदिवासी हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड में ये लोग झारखंड के निवासी होते हैं, कुड़ुक लोग। अब यहाँ पे एक सूर्यमणि नाम की लेडीज हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने जंगल को किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया, जंगलों को बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए। सूर्यमणि की कहानी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से ये जुड़ी थी। कुड़ुक सूर्यमणि ये कुड़ुक आदिवासी की ही एक लेडीज थी, से जुड़ी और जंगल और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तोरांग नाम की इन्होंने संस्था खोली। इस संस्था में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की किताबों, वाद्य यंत्रों आदि को संभाल कर रखा गया है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल।
मतलब इन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए बहुत से कार्य किए। अब ये एरिया है कि कहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है और कहाँ पे, जैसे देखिए इधर जंगल, मैदानी इलाकों में आपको जंगल कम दिखाई देंगे और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे आपको जंगल ज्यादा दिखाई देंगे। और जंगल अधिकार कानून 2007, जंगल अधिकार कानून क्या कहता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका अधिकार दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। मतलब ये जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है कि जो भी लोग जंगलों में 25 साल से पहले से रह रहे हैं या वहां पे जो उनका जन्म हुआ है तो उनका जंगल पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया न जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। मतलब ऐसे लोगों को जो है आप जंगल से हटाइए नहीं और उनकी जंगल बचाने का जो काम है वो भी उनकी जो ग्राम सभा है वो करे। अब झूम खेती की बात की जा रही है। झूम खेती क्या है? यह खेती एक निराला तरीका है, खेती करने का एक निराला तरीका है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। इस जगह को बांस या जंगल जो उग जाता है उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। मतलब कि इसमें आपने एक खेती की, फिर आप उसको छोड़ दीजिए कि वो कुछ साल आराम करे, फिर आप क्या करेंगे, उसमें जो भी कुछ भी उगेगा तो आप उसको काटेंगे नहीं, आप उसमें बस गिरा देंगे और उसको जला देंगे। राख जमीन में खाद का काम करती है, जो राख है वो जमीन में खाद का काम करेगी। इस जमीन को बोने से पहले जोता नहीं जाता, बस मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, मतलब एक खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाएंगे। फसल के समय भी जो अनचाही घास उगाती है, मतलब जब आप फसल बो देंगे तो फिर उसमें भी तो कुछ खरपतवार उगाते हैं तो उनको भी वो लोग उठा के फेंकेंगे नहीं, बस उनको गिरा देते हैं। जो अनचाही घास उगाती है उसे बाहर निकालते नहीं, बस उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे जमीन उपजाऊ बनती। जो खरपतवार होते हैं वो भी जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो खेत है उसको वो उपजाऊ बनेगा। और फिर एक है मटर का, ये ग्रेगर जॉन मेंडल की बात इसमें की जाएगी। उन्होंने मटर के पौधे पर जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में बताया गया है। ग्रेगर मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 1822 में एक गरीब किसान के घर हुआ था। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में 1822 में हुआ था। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था पर ये परीक्षा से बहुत घबराते थे। मतलब इन्हें पढ़ने का शौक तो था लेकिन ये एग्जाम के से बहुत डरते थे, लेकिन ये एग्जाम से बहुत डरते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने की वजह से इन्होंने एक मठ में मंक यानी मुनि बनने का सोचा। मतलब जब ये यूनिवर्सिटी में आगे भी पढ़ना चाहते थे लेकिन तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मुनि बनने का विचार किया ताकि उन्हें पढ़ने का मौका मिल जाए। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर कई प्रयोग किया इन्होंने। मतलब इन्होंने 7 साल तक जो मठ है उसके बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। फिर उन्होंने उसमें पाया कि मटर के पौधे में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। मतलब जो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं कि मतलब जो ये है तो ये भी रहेगा। जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, अगर बीज या तो चिकना होगा या तो खुरदुरा होगा, पीला या हरा होगा, पौधे के तने लंबे होंगे या तो नाटे होंगे। पोलियो की बीमारी जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती। जो पोलियो बीमारी होती है वो जन्मजात नहीं होती बल्कि ये जीवाणुओं से फैलती है। और कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माता पिता या पूर्वजों से पाते हैं और कुछ गुण क्या होते हैं वो हमें अपने माता पिता से जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं। और पूर्ण पोली ये क्या होती है? चने की मीठी रोटियों को पूर्ण पोली कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए 2 क्लास में आपको पूरा 15 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। इसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पिछले साल ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप
जब इस एक बार आप पढ़ लीजिएगा दोनों क्लास को, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको मदद करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से पढ़ लेंगे दोनों क्लास, तो आपका पूरी तरह से चीजें जो है वो तैयार हो जाएंगी।